हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, क्लास 9th का ज्योग्राफी चल रहा था एनसीईआरटी और नोट्स के साथ हम इसको कवर कर रहे थे। पिछले क्लास में हम चैप्टर 3 का आधा पढ़ा था, पार्ट 1, जिसमें हम हिमालय की सारी निकलने वाली नदियों के बारे में जाने थे। उसके बाद जो प्रायद्वीपीय नदियाँ थी उसे हम बोले थे कि अगले क्लास में कवर करेंगे। तो आज जो हम चैप्टर 3 में जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उसको कवर करेंगे और भारत के प्रमुख झीलों के बारे में कवर करेंगे। कौन सा मीठे पानी का झील है, खारे पानी का झील है, किस राज्य में स्थित है, इन सभी के बारे में और जितने भी प्रायद्वीपीय नदी है सबके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये पहला क्लास जो कि हम इसको कवर कर चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें हम लोग भारत के अपवाह तंत्र, हिमालय की नदियाँ, सिंधु नदी तंत्र, इन सिंधु जल समझौता, गंगा नदी तंत्र, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है। नोट्स जो है दोस्तों, पीडीएफ नोट जिसके बारे में आप लोग कमेंट करते हैं, तो पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल केपी सक्सेस जोन, जी हाँ दोस्तों, जो चैनल का नाम है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप वहाँ पर जाइए। पीडीएफ नोट्स अपलोड हो रहा है और इसमें क्लास 6 का जो पीडीएफ है वो अपलोड हो चुका है। आज 7th का पीडीएफ अपलोड हो जाएगा और 2-3 दिन में हम 9th तक, जहां तक क्लास हो चुका है वहां तक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे चैप्टर वाइज अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग उसको अच्छे से रिवीजन कर ले और टीआरई 3 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप अच्छा से अच्छा स्कोर करें ज्योग्राफी में। ठीक है, चलिए। तो गंगा नदी तंत्र हम लोग पढ़ रही है, गंगा की सहायक नदियां। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एकदम डिटेल से सारा कुछ पढ़े थे, नोट्स आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है, तो यहां से हम लोग आज शुरू करेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां में कौन कौन सी नदी हो जाएगी? तो मुख्य नदियां जो हो जाएगी दोस्तों, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। उसके अलावा भी अन्य नदियां हैं, तो इन सभी नदी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, महानदी गोदावरी जो है दोस्तों, ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, कृष्णा, कावेरी सभी पूर्व की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सभी नदियां जो है दोस्तों डेल्टा का निर्माण करती है और सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है, ये चारों नदियां। ठीक है, उसके बाद बात करें नर्मदा और तापी। ये नदी जो है दोस्तों पश्चिम की तरफ बहती है और ये जो नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये पूरब की तरफ बहती है। तो इसको ध्यान रखने हैं, पूरब की तरफ बहने वाली जो भी नदियां होगी वो गिरेगी कहाँ? तो वो गिरेगी आपको बंगाल की खाड़ी में। और जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं वो अरब सागर में गिरेगी और ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ठीक है, तो नर्मदा और तापी नदी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। ये पश्चिम की तरफ बहती है और पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है, एक एक करके सभी नदी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नर्मदा द्रोणी, मतलब नर्मदा नदी तंत्र के बारे में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। ठीक है, दो राज्य में, मध्य प्रदेश और गुजरात में, और गुजरात में खंभात के खाड़ी में ये अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, इसका जो उद्गम है अमरकंटक के पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी और पश्चिम की तरफ भ्रंश घाटी में बहती है। आपको बताया है कि नर्मदा और तापी किधर बहती है? पश्चिम की तरफ बहती है। और इसी नदी पर दोस्तों धुआंधार जलप्रपात है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। धुआंधार जलप्रपात जो है दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश में है। जो किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पर है। किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। और कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है धुआंधार जलप्रपात, इसको याद रखेंगे। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो मध्य प्रदेश जबलपुर में है। ठीक है, उसके बाद बात करें तापी द्रोणी की, तो तापी नदी पश्चिम की तरफ बहती है ये भी, और पश्चिम की तरफ बहने वाली और भी नदियां हैं जिसको हम देखेंगे नीचे। तापी का जो उद्गम है ये भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के सतपुरा श्रेणी से है। ठीक है, सतपुरा श्रेणी से उद्गम है तापी द्रोणी का, तापी नदी का, और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में ये बहती है। चलिए एक बार हम मैप में आपको दिखा दें कि नर्मदा और तापी नदी कहाँ बहती है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी और कुछ इस तरीके से बहती है, और इस तरीके से बहते हुए नर्मदा नदी यहाँ पर
अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है यही है नर्मदा नदी। और ये कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक के पहाड़ी से, अमरकंटक के पहाड़ी से। और इसी आसपास से दोस्तों 3 नदियां निकलती है, जिसमें एक नदी देखिए ये सोन नदी भी है, जो कि अमरकंटक के पहाड़ी से ही निकलती है और ये उत्तर की तरफ बहती है। और ये सोन देखिए बिहार में आती है और बिहार में आकर गंगा में मिल जाती है। तो सोन नदी भी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से ही निकलती है और ये गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब तापी नदी की बात कर ले। तो तापी नदी जो है दोस्तों, ये देखिए ये जो दिख रहा है ये तापी नदी है। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलती है और ये भी देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर अरब सागर में मिल जाती है। तो नर्मदा और तापी ये दोनों पश्चिम की तरफ बहती है, याद रखेंगे पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में आके गिरती है। ठीक है, और कौन कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर नोट्स में हमने सबको कवर किया है, एक एक चीज को और एक एक पॉइंट को। और ये जो चैप्टर है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और एक दो क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां में हो जाएगा दोस्तों साबरमती नदी, माही नदी, भारत पूजा नदी और पेरियार नदी। ये सभी नदियां पश्चिम की तरफ बहती है और जो भी नदियां पश्चिम की तरफ बहेगी वो कहाँ गिरेगी, तो अरब सागर में आकर गिरेगी। तो इन सभी नदियों को आपको याद रखना है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो नर्मदा हो गई, तापी हो गई, साबरमती, माही, भारत पूजा, पेरियार, ये सभी नदी क्या है पश्चिम की तरफ बहती है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं गोदावरी द्रोणी को। गोदावरी नदी और गोदावरी द्रोणी को आज हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो गोदावरी द्रोणी ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो ये है गोदावरी नदी द्रोणी। ठीक है, और ये इसका उद्गम जो है दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक में पश्चिमी घाट से निकलती है। आप लोग जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में इस तरफ का जो एरिया है इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमी घाट और इधर वाले को हम लोग बोलते हैं पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के पास, यहाँ पर देखिए यहाँ के आसपास मैप में अभी हम दिखाएंगे गोदावरी नदी द्रोणी को, महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है और पश्चिमी नासिक के पास पश्चिमी घाट से निकलता है। लेकिन गोदावरी नदी बहती किधर है, तो पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है, गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है, इसको भी ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ देता है। और ये बंगाल की खाड़ी में बहती है और गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं सब किधर की तरफ बहती है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, तो इसका बहाव किधर है, तो पूर्व की तरफ बहती है और पूर्व की तरफ बहती हुई इधर जो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। तो देखिए इधर की तरफ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी का विस्तार अगर पूछा जाए किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों से होकर गुजरती हुई आंध्र प्रदेश में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, गोदावरी की कुछ सहायक नदियां जिसको आपको जरूर याद रखना चाहिए और कई बार एग्जाम में सहायक नदियां पूछ दिया जाता है। गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं उसमें है पूर्णा नदी, वर्धा नदी, प्राणहिता नदी, मंजारा, वेनगंगा और पेनगंगा। देखिए वेनगंगा और पेनगंगा तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वेनगंगा या फिर पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है वेनगंगा और पेनगंगा। याद रखेंगे गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा नदी भी बोला जाता है। ठीक है, तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण गंगा से नाम से पूछा जाए किस नदी को जाना जाता है, तो गोदावरी नदी से। तो चलिए गोदावरी नदी से क्या क्या पॉइंट बन गया, तो ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम आप लोग देख लिए नासिक में पश्चिमी घाट से निकलती है, इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। विस्तार आप लोग देख लिए महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सहायक नदी कौन कौन सी है, तो पूर्णा, वर्धा,
प्राणहीनता, मंजारा, वेनगंगा और पेनगंगा। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब गोदावरी नदी को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मैप में। तो गोदावरी नदी देखिए कहाँ है, तो गोदावरी नदी आपको ये यहाँ देखिए, ये है गोदावरी नदी और ये निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से बहती हुई, और यहाँ पर कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के पास, देखिए कोलेरू झील है यहाँ पर, और यहीं पर आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया कि कोलेरू झील जो है किस नदी पे है, तो गोदावरी नदी पे। तो इसको ध्यान रखेंगे, कहाँ से निकलता है, तो नासिक से निकलता है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलता है और यहाँ पर गिर जाता है। ठीक है, कुछ अन्य सहायक नदियाँ जो इसके होकर इसमें आकर मिलती है, तो ये सारी उसकी सहायक नदियाँ, ये देखिए पेनगंगा है जो इस तरीके से बहती हुई यहाँ पर इससे मिल जाती है। तो इसके सहायक नदियाँ को भी याद रखना है, सहायक नदियाँ कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लिए गोदावरी नदी के बारे में सारा कुछ। अब हम लोग देखेंगे महानदी। महानदी का जो उद्गम है दोस्तों, महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से इसका उद्गम होता है। 860 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। महानदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में से होकर बहती है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग मैप में देख ले, महानदी दिया हुआ है क्या, चलिए दिया ही होगा कहीं ना कहीं। चलिए ये रहा, देखिए ये है जो दिख रहा है आपको, ये है महानदी का, और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे 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 निकल के, ये वितिरका बोलते हैं इसको, जब नदी अलग अलग भागों में फैल जाती है। और यहाँ पर देखिए ये चिल्का झील है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, उड़ीसा में है चिल्का झील, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो महानदी का देख लिए आप लोग बहाव क्षेत्र, और इसमें इसकी कुछ सहायक नदियां भी होगी, उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है। 860 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसकी लंबाई है 860 किलोमीटर। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा 4 राज्यों से होकर गुजरती है महानदी। ठीक है, तो इसके बारे में हम इतना ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कृष्णा द्रोणी। कृष्णा नदी, इसका उद्गम भी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से होता है। याद रखेंगे, सारा जिसका उद्गम है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ है, तो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत के निकट कृष्णा नदी निकलती है और 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, बंगाल के खाड़ी में जाकर ये गिरती है। तो ये भी दोस्तों पूर्व की तरफ बहती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, तुंगभद्रा, कोयन, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। और कई बार मूसी नदी के बारे में पूछा जाता है। मूसी नदी के तट पर ही दोस्तों हैदराबाद शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो पूछा जाता है हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे है। और मूसी नदी जो है दोस्तों सहायक नदी है कृष्णा नदी के। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश होते हुए कृष्णा नदी बहती है। 3 राज्यों में इसका फैलाव है। तो इसकी सहायक नदियां जो है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा भी पूछता है, कोयन, घाटप्रभा, मूसी और भीमा, 5 पूछता है एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा, आपको सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो कृष्णा नदी को भी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। दक्षिण भारत की बहुत ही प्रमुख नदी है कृष्णा नदी। और देखिए इस तरीके से ये कृष्णा नदी निकलती है और इस तरीके से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब याद रखेंगे नागा अर्जुन सागर बांध जो है दोस्तों कई बार पूछता है किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि नागा अर्जुन सागर बांध जो है दोस्तों ये कृष्णा नदी पे है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसमें हमने नहीं लिखा है लेकिन आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग अपना नोट्स बनाइए। कुछ पॉइंट ऐसा होता है जो पढ़ाते समय हम बोले तो उसको भी आप लोग लिख लिया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे है दोस्तों कावेरी द्रोणी। कावेरी द्रोणी की बात करें तो ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु के
कुडलूर के दक्षिण में बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। कावेरी द्रोणी का जो लंबाई है 760 किलोमीटर इसका लंबाई है। सहायक नदी बात करें कावेरी नदी का, तो अमरावती, भवानी, हेमावती और काविनी। हेमावती कई बार एग्जाम में पूछा है और अमरावती भी पूछता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। कावेरी नदी का जो सहायक नदी है अमरावती, भवानी, हेमावती और काविनी। इसका विस्तार की बात करें तो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका 3 राज्यों में कावेरी नदी का विस्तार है। और शिव समुद्रम जलप्रपात, इसका याद रखेंगे, शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर ही स्थित है और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। जब दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दोस्तों वो है शिव समुद्रम, तो पहला कौन है जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर हम बताएंगे। शिव समुद्रम से जो विद्युत उत्पादन होता है, देखिए जलप्रपात जो है वो क्या होता है, जल जब आप लोग बिहार में भी देखें ककोला जलप्रपात है, पहाड़ी एरिया में जब ऊंचाई से गिरता है तो उसको हम जलप्रपात बोलते हैं और इसका उपयोग किया जाता है विद्युत निर्माण में। और शिव समुद्रम जलप्रपात से जो विद्युत उत्पादन होता है उससे मैसूर, बंगलौर और कोलार का जो स्वर्ण क्षेत्र है कर्नाटका का उसे प्रदान किया जाता है, ठीक है, तो ये भी याद हो गया। और ये भी ध्यान रख सकते हैं कोलार का जो स्वर्ण क्षेत्र है ये कहाँ पर है, तो ये भैया कर्नाटका में है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है दोस्तों वो है कुंचिकल जलप्रपात। कौन है, तो कुंचिकल जलप्रपात जो कि वराही नदी पर है और ये भी कर्नाटक में ही है, जो कि 455 मीटर ऊंचा है, तो इसको याद रखेंगे। 1 नंबर पे कुंचिकल जलप्रपात है जो भारत का सबसे बड़ी जलप्रपात है और ये किस नदी पे है, तो वराही नदी पे है। किस राज्य में है, कर्नाटक में है। और दूसरा शिव समुद्रम आप लोग देख ही लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कावेरी द्रोणी को भी कवर कर लिया। चलिए अब मैप में भी देख लेते हैं भैया कावेरी द्रोणी कहाँ पर है। तो देखिए ये है कावेरी द्रोणी, ये है कावेरी द्रोणी, ठीक है। और कृष्णराज सागर झील ये भी देखिए कावेरी द्रोणी में ही आता है, कृष्णराज सागर झील, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो जितना भी झील है उसको याद रखेंगे। नीचे हम लोग झील के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उसको झील याद रखना है। चलिए, शिव समुद्रम जलप्रपात हो गया, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात भी देख लिए, वराही नदी पे कर्नाटक में 455 मीटर इसका ऊंचाई है। चलिए अब हम और नदियां देखते हैं जो पूर्व की ओर बहती है। तो कुछ और नदियां जो पूर्व की ओर बहती हैं उसको भी याद रखना है। दामोदर नदी, ब्रह्मणी नदी, वैतरणी नदी, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी ये झारखंड से निकलती है, तो इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा ये सभी नदियां भी जो है 200 पूर्व की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जितने भी इंपॉर्टेंट नदी है सभी नदी तंत्र के बारे में पढ़ा आज के चैप्टर में। पिछले चैप्टर में हमने हिमालय की नदियाँ पढ़ी थी, आज प्रायद्वीप ये पढ़ लिए, तो टोटल तो हो ही गया। चलिए अब हम लोग झील के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में झील का भी जिक्र है तो झील के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के सतह के गर्त वाले भाग जहाँ पर जल जमा हो जाता है उसे झील बोलते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी पर कहीं गर्त वाला जो भाग है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर जल जमा हो गया, गर्त मतलब जो गड्ढा वाला इलाका है वहाँ जल जमा हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं, ठीक है। कुछ झील जिसका नाम आपको याद होना चाहिए, डल झील। डल झील जो है दोस्तों कश्मीर में है और यहाँ पर नाव वाला घर, शिकारा, बोटिंग जो है उसके लिए प्रसिद्ध है और काफ़ी खूबसूरत झील है ये। जम्मू कश्मीर अगर आप लोग घूमने जाएंगे तो इसे ज़रूर कवर करें कभी भी जाएं तो, ठीक है। डल झील की बात करें तो ये जो है दोस्तों मीठे पानी का झील है, इसे भी याद रख लेंगे कि ये जो है मीठे पानी का झील है, ठीक है। पूछा जाता है कि इनमें से कौन खारे पानी का झील है और मीठे पानी की झील है, तो देखिए हिमालय के तरफ का जितना भी झील है वो सब मीठे पानी का झील है, इसको याद रखेंगे। हिमालय के उत्तरी भाग में जो पहाड़ी एरिया है तो हिमालय के तरफ की जो भी झील है वो मीठे पानी का झील है, क्योंकि ये सभी झील का निर्माण जो बर्फ़ के पिघलने से, हिमानियों के पिघलने से हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद नैनी झील या नैनी लेक जो है दोस्तों ये नैनीताल में है, इसको भी याद रखेंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे गोखुर झील।
गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है? एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। देखिए, जब नदी में बाढ़ आता है तो पानी कुछ इस तरीके से भी फैल जाता है, और जब बाढ़ सूखता है तो कई जगह पे गड्ढा बन जाता है और वहीं पे पानी जमा हो जाता है, और ये मुख्य नदी इस तरीके से बहने लग जाता है और इसका कट जाता है मुख्य नदी से। तो ये जो झील बनता है उसको बोलते हैं गोखुर झील। क्या बोलते हैं? तो गोखुर झील का निर्माण होता है। ठीक है, तो बाढ़ वाले इलाका में जो बिहार में कोसी वाले क्षेत्र में रहते हैं वो लोग देखे होंगे, गोखुर झील कई बार नदी से बाढ़ के समय पानी आता है और नदी के किनारे गोखुर झील का निर्माण कर देता है। उसके बाद है लैगून झील। लैगून झील क्या होता है? तो इसका निर्माण जो होता है स्पीट और बाढ़ रोधिका तटीय क्षेत्रों में। देखिए, बाढ़ रोधिका तटीय क्षेत्रों में क्या होता है? लैगून झील का निर्माण होता है। तटीय क्षेत्र मतलब कि जो समुद्र का तटीय क्षेत्र है, जैसे ये समुद्र तटीय क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पर नदियाँ आई, ठीक है, और यहाँ पर मिली समुद्र से, और कुछ नदी इधर की तरफ मुड़ गई और यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा जहाँ मिला वहाँ पर जमा हो गया, या फिर गड्ढा का निर्माण करके जल जमा हो गया। तो समुद्री किनारे में आपको लैगून झील मिलेंगे, जिसमें चिल्का झील, पुलिकट झील, जो कि चिल्का झील और पुलिकट झील ये दोनों उड़ीसा में है, ये भी इसको ध्यान रखेंगे, और कोलेरू झील। ठीक है, ये तीनों झील जो है दोस्तों, तीनों झील लैगून झील है। ठीक है, चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे सांभर झील। कोलेरू झील ये तमिलनाडु में है, इसको भी ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है सांभर झील। उसके बाद सांभर झील जो कि राजस्थान में है, और ये दोस्तों लवणीय झील है, मतलब खारा जल झील है, और यहाँ पर नमक निर्माण का काम होता है। ठीक है, यहाँ पर नमक निर्माण का काम होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। मीठे पानी का झील जो है दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं, अधिकांश हिमालय क्षेत्रों में होता है। वूलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये भी क्या है? मीठे पानी का झील है, और ये भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। ठीक है, तो पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी वाला झील कौन सा है, तो भैया वो है वूलर झील। उसके बाद डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बारापानी, ये सभी जो है दोस्तों मीठे पानी का झील है। उसके बाद भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलुज नदी पे है, सतलुज नदी पे है ये परियोजना, और यहीं पर गुरु गोविंद सागर झील है जो कि मानव निर्मित है। तो इन सभी झीलों को आपको याद रखना है, और इस चैप्टर में इतना ही था। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था आप लोग को, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। नोट्स, PDF नोट जो है दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल KP सक्सेस जोन पे आपको अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लें। ठीक है।